हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के साथ 12th क्लास का फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आने ही वाला है। एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, अधिक से अधिक 2 महीना बचा है। और जो बच्चे अभी तक 12th क्लास के फिजिक्स को नहीं पढ़े हैं, मतलब आपको इसके 12th क्लास का फिजिक्स के बारे में बहुत ना के बराबर जानकारी है। अगर वो लोग चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स कवर कर सके तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये वीडियो अच्छा से अच्छा मार्क्स कवर करवा सकता है। ये ही वीडियो नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आगे भी कुछ वीडियो आएंगे जो आप लोग देखें तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस रहेगा फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से। ठीक है, ये क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रहेगा। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में आपको पढ़ना है आवेश, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले तो एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है आवेश किसे कहते हैं। ये नहीं बोल रहे कि पूछेगा ही, पूछता है, पूछ सकता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आवेश किसे कहते हैं आप लोग बस समझिए, बस याद हो गया, बस यूँ समझिए याद हो गया। आवेश का नाम लिए और समझिए याद हो गया। क्योंकि वैसे कुछ ट्रिक, वैसे कुछ चीज़ बताने वाले आप लोगों को जो हमेशा दिमाग में रहता है। आप लोग देखे हैं, आप लोग बच्चे होंगे, जब हम लोग खेलते कूदते थे तो अपने बालों में इसे पेन को रगड़ के नीचे लाते थे तो इसमें कागज़ धूल कण सट जाते थे। जब बच्चे थे तो करते थे हम, आप लोग भी किए होंगे, तो इसमें सट जाते थे। वैसे क्यों होता था? आवेश के कारण होता था। जब हम उस पेन को अपने बाल से रगड़ कर जब रगड़ते थे तो इस पर आवेश आ जाता था और नीचे लाते थे तो आवेश जो है आकर्षित विकर्षित कर लेता था। मतलब नीचे वाले पदार्थ को आकर्षित करता था, आकर्षित करेगा तो वाला पदार्थ इसमें आके सट जाएगा। या कुछ ऐसे भी देखे होंगे, उस समय हम लोग देखे थे, मतलब देखते हैं कि ऐसे करने के बाद जब नीचे लाते हैं तो कुछ कण सट भी जाते हैं, कुछ कण होता है जो दूर भी हटता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ के वह गुण है, आवेश कोई भी पदार्थ का वह गुण है जो किसी अपने समीप वाले वस्तु या पदार्थ या कण, अपने समीप वाले कण को आकर्षित या विकर्षित करता है। आवेश किसी कण में पाए जाने वाले, किसी कण, कोई पदार्थ, कोई भी चीज़ में पाए जाने वाला वह गुण है जो किसी अन्य पदार्थ, कण, वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है। क्या बोलते हैं उसको? आवेश कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। मौलिक कण की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश बोलेंगे। क्योंकि इसको समझिए, मौलिक कणों की वह विशेषता, जैसे कि हम अभी बताएं आप लोगों को कि इस पेन को अगर रगड़ कर नीचे लाते हैं तो इसमें सट जाएगा। कुछ चीज़ें, कण जो नीचे छोटे छोटे कण है वो सट जाता है, या कुछ कण होता है जो विकर्षित हो जाता है, मतलब दूर हट जाता है। तो मतलब इस जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, मतलब इसका एक विशेषता है जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्षेत्र के अंदर जो आ रहा है आकर्षित हो रहा है, और जो बाहर है मतलब आकर्षित विकर्षित क्षेत्र के कारण ही हो रहा है। अभी बात करेंगे आकर्षित विकर्षित क्यों होता है, क्या है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लें हम, मतलब आवेश है क्या आखिर पहले। तो मौलिक कणों में पाई जाने वाली वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति होती है, आवेश कहलाता है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति होती है, आवेश कहलाता है। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति होती है, आवेश कहलाता है। ठीक है, अब आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है, या इसको बोल सकते हैं विद्युत धारा एवं
समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहा जाता है। मतलब Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, मतलब Q क्या है, आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय है, T क्या है, समय है। Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी मतलब आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय, विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहेंगे। अब हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका मात्रक निकाल लेते हैं। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे मात्रक बीमा। मात्रक निकालने के लिए करते क्या थे, व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, मूल राशि का मात्रक लिखते थे और उसमें जो जो होता था गुना जोड़ घटाव जो भी करना था करके निकाल लेते थे। इसमें भी वही करेंगे। जैसे Q आवेश है, इसका मात्रक निकालना है तो सबसे पहले धारा I क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक जानते हैं कि एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, जानते हैं एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इंटू है मतलब इंटू सेकंड, मतलब आवेश Q इसका मात्रक जो है एम्पियर सेकंड हो गया, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड हो गया, एम्पियर सेकंड। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आवेश का मात्रक होता है निम्न में से कौन आवेश का मात्रक है। ऑप्शन में दे देगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड और कुछ 4-3 को दे देगा, उसमें आपको चॉइस करना है तो मारिएगा एम्पियर सेकंड। ठीक है, एम्पियर सेकंड को कूलॉम भी बोलते हैं, एम्पियर सेकंड को कूलॉम भी कहा जाता है। ठीक है, एम्पियर सेकंड को कूलॉम भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, तो कूलॉम है SI मात्रक, क्योंकि कूलॉम किसको बोलते हैं, एम्पियर सेकंड को। तो कूलॉम ने न देकर अगर एम्पियर सेकंड दे तो एम्पियर सेकंड पर टिक कर देना है। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं जो पूछता है एग्जाम में, इसलिए बताए, इसके बारे में चर्चा किए हैं। और आवेश किसे कहते हैं पूछे तो बता दीजिए, उसमें लिख देना है कि मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति होती है विद्युत आवेश कहलाता है। मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति होती है विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, मौलिक कणों की वह विशेषता जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति होती है विद्युत आवेश कहलाता है। और एक बात इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड को कूलॉम कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका SI मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलॉम होता है। ठीक, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव मतलब आवेश किसे कहते हैं इसके बारे में हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसको साफ करते हैं, अब आगे चलते हैं, इसके अन्य मात्रक के बारे में जानते हैं। आवेश का अन्य मात्रक कुछ होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक कुछ होता है। स्टेट कूलॉम, जैसे स्टेट कूलॉम ESU, मतलब एक कूलॉम में 3 गुना 10 के पावर 9 ESU, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है एक कूलॉम में। एक कूलॉम में 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। ठीक है, और 10 कूलॉम में 1 AB कूलॉम होता है। 10 कूलॉम में 1 AB कूलॉम होता है। 10 कूलॉम में 1 AB कूलॉम होता है। ठीक है, 10 कूलॉम में 1 AB कूलॉम। और एक फ्रैक्लिन में 1 ESC होता है, एक फ्रैक्लिन में 1 ESC होता है। और एक फराडे में 96,500 कूलॉम होता है, 96,500 कूलॉम होता है। ठीक है, एक फराडे में 96,500 कूलॉम होता है। ध्यान दीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं
जो इसमें से निकालने वाले हैं हम अभी, ध्यान दीजिएगा इसको। अभी हम बताएं कि आवेश का अन्य मात्रक एगो ESU मतलब स्टेट कूलम, AB कूलम और यहाँ पर फ्रैंकलिन और फैराडे। ESU, AB कूलम, फ्रैंकलिन, फैराडे, ठीक है। तो एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होता है। पूछा एक कूलम में कितना ESU होता है, 3 × 10⁹ ESU मार देना है। 10 कूलम में 1 AB कूलम होता है, एक फ्रैंकलिन में 1 ESU। अगर क्वेश्चन पूछे कि एक फ्रैंकलिन कितने कूलम के बराबर होता है, एक फ्रैंकलिन कितने कूलम के बराबर होता है, तो देखिए एक फ्रैंकलिन कितने कूलम के बराबर होता है। तो अभी हम देखे हैं 3 × 10⁹ ESU एक कूलम के बराबर होता है। मतलब लिखिएगा इसको, चूँकि 3 × 10⁹ ESU एक कूलम के बराबर होता है, इसलिए एक 1 ESU की बात करें तो 1/3 × 10⁹ होगा। मतलब 1/3 × 10⁻⁻9, मतलब 1 में 3 से भाग देंगे तो 3.33 × 10⁻⁻9, 3 4 ले लीजिए, 3 3 3 जाते जाते 3.34 × 10⁻9 ESU, 3 × 10⁻⁻9 कूलम। मतलब 1 ESU कितना के बराबर हो गया, 3.34 × 10⁻9 कूलम के। यानी एक फ्रैंकलिन एक ESU मतलब 3.34 × 10⁻�9 कूलम के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है जो पूछ सकता है एग्जाम में। इसमें कितना ऑब्जेक्टिव हुआ अभी तक हम ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं, पहला बताया कि आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है, एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है। और आवेश जो है अदिश राशि है। आवेश का अन्य मात्रक जो होता है ESU, AB कूलम, फ्रैंकलिन, फैराडे। एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है, एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है, COU 96,500 कूलम होता है, ठीक है। एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है और एक फ्रैंकलिन में 3.34 × 10⁻⁻9 कूलम होता है। अब आवेश जो होता है, आवेश 2 प्रकार के होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ये बातें आप लोग जानते होंगे। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश। अगर धन आवेश अभी जो बताया है, अभी हम कुछ देर पहले जो बताए हैं कि आवेश को किसी कण में पाने जाने, किसी मौलिक कण में पाने जाने वाला वह विशेषता, पाने जाने वाली वह विशेषता जो अब किसी दूसरे कण को आकर्षित या विकर्षित करती है। तो आकर्षित कब करेगी और विकर्षित कब करेगी? आकर्षित कब करेगी, विकर्षित कब करेगी? जब दोनों पर धन आवेश रहेगा। मतलब जो वस्तु को हम समीप ले जा रहे हैं उस पर भी धन आवेश और जिस वस्तु के समीप ले रहे हैं उस पर भी धन आवेश। तो दोनों जो वस्तु होगा एक दूसरे को विकर्षित करेगा, मतलब धक्का देगा, वो उसको ठेलेगा, विकर्षित होगा। मतलब कह सकते हैं अगर समान जात का हुआ, सजातीय हुआ तो विकर्षण होगा। अगर अलग अलग जात का हुआ, एगो प्लस हुआ एगो माइनस हुआ तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ये वाला बोलेगा कि तू आ इधर, ये वाला बोलेगा कि तू आ इधर, ठीक है। इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों में विकर्षण होगा। इसको आई प्लस माइनस या माइनस प्लस, दोनों में आकर्षण होगा, ठीक है। सजातीय में विकर्षण, विजातीय में आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में विकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम आवेश के कुछ नियम है आवेश से रिलेटेड, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आवेश से रिलेटेड कुछ नियम है, जैसे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत किसे कहते हैं? आवेश संरक्षण के सिद्धांत किसे कहते हैं? आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है किसी विलग निकाय के लिए, किसी विलग निकाय के लिए, सुन लीजिए लिखना क्या है, किसी विलग निकाय के लिए,
किसी वस्तु पर दिया गया आवेश संरक्षित होता है। किसी विलग निकाय के लिए आवेश संरक्षित होता है। किसी विलग निकाय के लिए आवेश संरक्षित होता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी विलग निकाय के लिए आवेश जो होता है संरक्षित होता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब किसी विलग निकाय के लिए आवेश संरक्षित होता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका रूपांतरण किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। किसी विलग निकाय के लिए आवेश संरक्षित होता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका रूपांतरण किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर में पूछता है ये वाला भी, आवेश संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। और अगला अगर बात करें तो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को लिखे। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को लिखे, ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है आवेश, किसी वस्तु पर दिया गया आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब समझिए, किसी भी वस्तु पर अगर आवेश दिया जाए तो क्वांटीकृत होगा। क्वांटीकृत का मतलब समझते हैं पहले। क्वांटीकृत होता है क्या? क्वांटीकरण का क्वांटीकृत का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। मतलब किसी वस्तु पर दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। मतलब पूर्णांक गुणक मतलब n बराबर कोई पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 ... ऐसा करके होगा। ठीक है, कोई भी वस्तु पर आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन पर आखिर आवेश होता कितना है। इलेक्ट्रॉन पर आखिर आवेश होता कितना है। ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्णांक गुणक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। किसी वस्तु पर दिया गया आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर दिया गया आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण का मतलब क्वांटीकृत का अर्थ है कि किसी वस्तु पर दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है, अर्थात Q बराबर Ne। E बराबर जहाँ E बराबर 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड कैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव है। निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव है। देखिए जैसे दे देगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और दे देगा 1 नंबर में हुआ, 2 नंबर में दे देगा ऑप्शन में 6.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम, 3 नंबर में देगा 8.0 गुना 10 के पावर -19 कूलम, और 4 नंबर में दे देगा 3.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, और बोलेगा कि निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश आखिर होता कितना है। तो आपको याद है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ऑप्शन में दिया है फर्स्ट नंबर में 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम, मतलब ई वाला किसी वस्तु पर आवेश संभव है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। अगर 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, मतलब ई वाला आवेश किसी वस्तु पर संभव है, मतलब दिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
दी है एक 6.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ पर क्या है 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अगर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम में इतना से भाग देते हैं तो क्या कोई पूर्णांक संख्या आता है? भाग देकर देखिए तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम से भाग देते हैं तो ये वाला कट जाएगा, दशमलव तो बराबर तो दोनों कट जाएगा। और सोचो कुछ पूर्णांक संख्या आता है, मतलब ये वाला भी संभव है। इसमें भाग देते हैं तो 1.6 गुना 10 के पावर -19, ये वाला कट गया, ये वाला उड़ गया, 16 25 80, मतलब ये वाला भी संभव है। इसमें भाग देते हैं तो 1.6 गुना 10 के पावर -19, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, 18 दूनी 36, 2 8 16, 2 9 18, 2 दूनी 2 चौके 8, मतलब 9/4 आ गया। लीजिए दशमलव हो गया। क्या ये कोई पूर्णांक संख्या है? नहीं, पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब ये वाला संभव नहीं है, मार देना है, संभव नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो बस ये लीजिए आप कि कितना दिया आवेश, कितना दिया है। पहला आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम दिया है। एन इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो मतलब एन बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 बाटे में 1.6 गुना 10 के पावर -19। ठीक है, तो ये वाला कट गया, मतलब एन बराबर कितना गया 1 आ गया। एन बराबर 1 आ गया, मतलब ये वाला पूर्णांक संख्या आ रहा है, सेम वही वाला हुआ है, मतलब भाग दिए है, मतलब वही वाला हुआ है। फॉर्मूला बैठा है चाहे भाग दे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो वही आएगा, और डायरेक्ट भाग भी दे तो वही आएगा। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी में और एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे हम, और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कंसेप्टुअल है, कंसेप्ट वाला है। तो आप लोग इसको देखिए, किसी वस्तु पर कम से कम कितना आवेश दिया सकता है, कम से कम सबसे कम कितना आवेश दिया जा सकता है, मतलब सबसे कम आवेश कितना दिया सकता है। तो आप देखे हैं कि किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्णांक गुणक होता है, मतलब पूर्णांक संख्या सबसे कम तो 1 ही होता है ना, 1 से कम देंगे तो पूर्णांक संख्या थोड़े होगा, तो 1 है पूर्णांक संख्या। मतलब किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दे सकते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, मतलब किसी वस्तु पर कम से कम 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम आवेश दे सकते हैं। ठीक है, टी वाला भी ऑब्जेक्टिव के लिए मशहूर है, पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक 5 नंबर में पूछ सकता है, कूलॉम के नियम की व्याख्या करें, कूलॉम के नियम को लिखे एवं व्याख्या करें, पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर पूछेगा तो बोलेगा कूलॉम के नियम को लिखे, कूलॉम के नियम को लिखे, 2 नंबर पूछेगा। तो कूलॉम के नियम को अगर प्रैक्टिकली समझना चाहे तो याद करना चाहे, मतलब एकदम याद हो जाए इस तरीक़ा से, तो ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, जो हम बोल रहे हैं उसको एकदम ध्यान से एकाग्र होकर सुनिए, आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। कूलॉम के नियम में कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कूलॉम के नियम कहता है कि किसी 2 आवेशित, मतलब कि 2 आवेश, यहाँ पर एक है, एगो यहाँ पर आवेश है, ठीक है, 2 आवेश के बीच, 2 आवेश के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, 2 आवेश के बीच, 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, विद्युतीय बल मतलब आकर्षण का बल या विकर्षण का बल, विद्युतीय बल मतलब आकर्षण का बल या विकर्षण का बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, मतलब आवेश का परिमाण जो होगा, मतलब इस पर कितना आवेश है, 10 कूलम है, 20 कूलम है, 30 कूलम है, मतलब ये परिमाण होगा, 40 कूलम है, 50 कूलम है, इसका इस सब क्या हुआ, परिमाण होगा, मतलब परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी मतलब r, बीच के दूरी मतलब r, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इसका परिमाण अगर q1 है, इसका परिमाण अगर q2 है, इसका बीच का दूरी अगर r है, तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F जो होगा, इनके परिमाण के गुणनफल मतलब q1 गुना q2, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, तथा इनके बीच का दूरी जो है r, इसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r,
उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बीच की दूरी जो है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका नियम है? कूलॉम का नियम है। यही तो नियम है। ये डाटा याद रखिए, दोनों हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। बस यही याद रखिए कि आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल जो F। ठीक है, इसको अगर व्याख्या करने के लिए बोलेगा तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 2 की बात करें तो F यहाँ पर समानुपाती है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब F समानुपाती हो जाएगा Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर के, होगा ना। इसमें समीकरण 1 2 को एक साथ लिखेंगे तो Q1 Q2 ऊपर जाएगा, R जो है नीचे चला आएगा। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा K और Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। कांस्टेंट आएगा, आप लोग सब लोग जानते हैं कांस्टेंट आता है। समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है कांस्टेंट आता है K। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है K, इसका मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट शून्य की परम विद्युतशीलता, शून्य की परम विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर। 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर। इसका ऐसे ही मात्रक याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का ऐसे ही मात्रक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर। इसका मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है? शून्य की परम विद्युतशीलता। अब K का मान रख देंगे, इसको समीकरण 3 मानिए। समीकरण 3 में K का मान समीकरण 3 में रखिएगा। जब इस K का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो क्या आएगा? K बराबर जैसे कि यहाँ पर देखे हैं K की जगह पे क्या रख, K F बराबर ना, F बराबर K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना इंटू एप्सिलॉन R गुना Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर। Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर। अगर F बराबर लिखेंगे, लाइट कट गया, दिखाई दे रहा होगा, देखिए जस्ट कीजिए किसी में, देखिए। अब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के बता दिए शून्य की परम विद्युतशीलता है। इसको समीकरण 4 ले लीजिए। समीकरण 4 माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का समीकरण है। इस समीकरण 4 जो है माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल का समीकरण है। एप्सिलॉन R क्या है? एप्सिलॉन R है क्या आखिर? माध्यम का परम विद्युतशीलता, दिखाई दे रहा है उधर। एप्सिलॉन R जो है माध्यम का परम विद्युतशीलता, माध्यम का परम विद्युतशीलता एप्सिलॉन R है। ठीक है, एप्सिलॉन R माध्यम का परम विद्युतशीलता है। ये जो समीकरण 4 जो निकला है, समीकरण 4 जो निकला है माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल का समीकरण। ठीक है, यदि माध्यम हवा हो, यदि माध्यम हवा हो मतलब जो आवेश है हवा में रखा गया है तो उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल का फॉर्मूला एप्सिलॉन R का मान 1 हो जाता है। माध्यम हवा हो तो एप्सिलॉन R का मान 1 हो जाता है। F बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह एप्सिलॉन R की जगह पर 1 रखेंगे तो इतना ही हो जाएगा, गुना Q1 गुना Q2 बटे में R स्क्वायर। ये समीकरण हुआ आपका 5। समीकरण 5 शून्य में लगने वाले विद्युतीय बल का समीकरण है।
समीकरण 5 शून्य में लगने वाले विद्युतीय बल का समीकरण है। ये आपका कूलॉम के नियम का व्याख्या हुआ, कूलॉम के नियम हुआ। अब बता चुके हैं इसके बारे में हम, हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है वीडियो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक जितना अधिक से अधिक लड़के देखेंगे उन सब के लिए ये जो होगा बहुत अच्छा होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला क्वेश्चंस है, चांस बनता है आ सकता है ये सारे क्वेश्चंस, तो इसे ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।